स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीडियो नंबर 6। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 6 के ऊपर मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बनाकर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 5 का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पे देख लेना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में शुरू हुआ था और इसका जो बैकग्राउंड है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया क्यों गया था, इसका बैकग्राउंड 1919 यानी 1919 में बनने लगा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दो कारण था। सबसे पहला कारण तो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, और याद रखिएगा कि 1916 से लेकर, ठीक है, 1916 से लेकर 1921 तक भारत का जो वाइसरॉय था वो था चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें जो चेम्सफोर्ड है वो उस वक्त भारत का वाइसरॉय था 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट बनाया गया 1919 में। कब बनाया गया? 1919 में। क्यों बनाया गया? क्योंकि उस वक्त जितनी हिंसा देखने को मिल रही थी, तो उस वक्त अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी सबूत के महज शक की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके लिए सबूत या किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, बस शक है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से इनकी शहरी आजादी को खतरा था, सिविल जो राइट्स होते हैं उनको खतरा था, शहरी आजादी को खतरा था। इसीलिए अब इसी के ऊपर मीटिंग करने के लिए जलियांवाला बाग जो कि पंजाब के अमृतसर में है, वहां पर एक मीटिंग रखी गई। अब वहां पर जनरल डायर अपने सारे ऑफिसर, जनरल डायर खुद भी ऑफिसर था, तो अपने सारे ऑफिसर के साथ आया और बिना किसी वार्निंग के लगातार राउंड फायरिंग करवा दी, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग मारे गए। अब इसी का बदला लेने के लिए मतलब इसी के लिए गांधी जी ने पूरे देश में, उस वक्त खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इससे काफी कनेक्ट कर पाइएगा आप लोग। खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसमें मुस्लिम इन्वॉल्व थे ही। गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं इसमें हिंदू को भी इन्वॉल्व कर दूं तो हिंदू मुस्लिम की एकता से ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सकता है। ठीक है, तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। अब खिलाफत मूवमेंट वाला मुस्लिम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू दोनों एक साथ मिल गए और दोनों का ये कोशिश था कि ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सके। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेबर मूवमेंट में, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लेबर का क्या रोल रहा। हर किसी का अपना अपना योगदान था। लेबर अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे, फार्मर्स अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे, महिलाएं कर रही थी, स्टूडेंट कर रहे थे। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने स्तर पर मूवमेंट चला रहा था। सबकी अपनी कुछ ना कुछ मांग थी। लेबर का वही मांग था कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, 16-16, 18 घंटे जो काम कराए जा रहे हैं उसमें कमी हो। ठीक है, मेरी अगर कोई फेस्टिवल हमारा आता है, पर्व आता है, तो उसमें हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए। और हमारी सेहत अच्छी है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स बनाना चाहिए, लोगों की सेहत बिगड़ रही है। तो ये सारी मांगे तो मानी नहीं गई, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मजदूरों का जो पार्टिसिपेशन था उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। एक सर्वे के अनुसार उस टाइम 125 लेबर यूनियन थी। लेबर यूनियन, अब ये मतलब लेबर यूनियन मतलब मजदूरों का एक संगठन। 125 लेबर यूनियन थी। अपने हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर मजदूरों ने अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे स्तर पर बना के रखी। लगभग 125 लेबर यूनियन थे, जिसके टोटल मेंबर थे 2,50,000। ठीक है, लेकिन इसमें से एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जो नेशनल लेवल पर मजदूरों को रिप्रेजेंट कर सके और अंग्रेजों से बात कर सके। ठीक है, नेशनल लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था मजदूर का जो अंग्रेजों से बात कर सके। इसलिए 31 अक्टूबर, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 में AITUC बनाया गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ ना, तो मजदूरों को एक नया मौका मिल गया कि हमारा जो मूवमेंट था, जो कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट के बाद पूरी तरह से लगभग खत्म होने को था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने से मजदूरों को भी एक मौका मिल गया कि चलो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी भी मांग इसमें रखते हैं। एक तो इतना तो चल ही रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट इतना चल ही रहा है, तो इसमें हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेबर को भी एक अलग से मौका मिल गया। और 31 अक्टूबर 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके पहले प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है, और पहले सेक्रेटरी बने दीवान चमनलाल। ठीक है,
AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय और सेक्रेटरी बने दीवान चमनलाल। और इसको बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब का बड़ा योगदान था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि लेबर अपने स्तर पर कोशिश करे, अपने नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो मजदूरों को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। तो बैकग्राउंड तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए 1920 में ना जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, और मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कायम हो गई थी, जो नेशनल लेवल पर मजदूरों को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो जमशेदपुर, टाटा नगर जमशेदपुर का आपने नाम जरूर सुना होगा। जमशेदपुर में मजदूरों के लीडर थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ हलदर। सुरेंद्र नाथ हलदर, ठीक है, ये जमशेदपुर में मजदूरों के लीडर थे। सुरेंद्र नाथ हलदर ने वहां के मजदूरों के साथ मिलकर ईस्ट रेल के मजदूर और स्टीमर कंपनी के मजदूरों ने सब मिलकर इन लोगों ने हड़ताल किया, स्ट्राइक किया। क्यों किया? क्योंकि असम में जो काम करने वाले जो मजदूर थे, अब असम में ज्यादातर चाय की खेती होती है, तो वहां के जो मजदूर थे ना, उनके साथ अंग्रेज बहुत ही गलत रवैया उनका था, बहुत ही गलत बिहेवियर था, क्योंकि वो लोग तो बेसिकली इंडियंस ऊपर से नॉर्थ ईस्ट का था, तो उन लोग को बहुत ही निचली निगाह से देखा जाता था, एकदम इंफीरियर, एकदम घटिया समझा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इतना खराब बिहेवियर की वजह से इन लोगों ने उन लोगों के लिए हड़ताल किया। मतलब सुरेंद्र नाथ हलदर ईस्ट रेल के कर्मचारी यानी जो काम करने वाले थे और स्टीमर कंपनी के जो वर्कर्स थे, सब लोगों ने इन लोगों के लिए, असम के जो मजदूर हैं उन लोगों के साथ जो गलत रवैया हुआ उनके खिलाफ इन लोगों ने हड़ताल किया। ठीक है, उसके बाद जनवरी 1921 में, जनवरी 1921, अभी तक मैंने 1920 का बात किया, अब मैं 1921 की बात कर रहा हूँ और शुरुआत में जनवरी से ही कर रहा हूँ। ठीक है, 1921 जनवरी के महीने में क्या हुआ, कैलकाटा ट्राम कंपनी, कैलकाटा ट्राम कंपनी, इन्होंने क्या किया कि काम बंद किया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्हें बिना किसी कसूर के काम से निकाला जा रहा था और मुआवजा यानी जो सैलरी है वो भी ठीक से नहीं दी जाती, इसलिए इन लोगों ने काम बंद किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने, इससे पहले मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया और अब मैं आपको ये सब ये जो बता रहा हूँ, ये जो मैंने जमशेदपुर का सुरेंद्र नाथ हलदर का बताया, ईस्ट रेल और स्टीमर कंपनी के मजदूरों ने जो असम के मजदूरों के लिए जो हड़ताल किया और जनवरी 1921 में जो कैलकाटा ट्राम कंपनी वालों ने हड़ताल किया, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां पर स्ट्राइक हो रहे थे उस वक्त इंडिया में। ठीक है, तो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, 17 नवंबर 1921। याद रखिएगा अभी भारत का वाइसरॉय कौन है, चेम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 तक चेम्सफोर्ड ही था। तो 17 नवंबर 1921 को क्या होता है, देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम में ना एक कंट्री है जिसका नाम है वेल्स। अब वेल्स का प्रिंस आने वाला था 17 नवंबर 1921 को बम्बई में, बॉम्बे जिसको बोला है, आज तो मुंबई है, उस टाइम बॉम्बे कहा जाता था। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का प्रिंस, ठीक है, वेल्स का प्रिंस आने वाला था कहां, बॉम्बे शहर में। अब उसके एहतजाज में यानी उसके प्रोटेस्ट में सारे के सारे मजदूर आ गए कि हम तो इसे आने नहीं देंगे, इसलिए प्रिंस ऑफ वेल्स गो बैक यानी प्रिंस ऑफ वेल्स वापस जाओ के वहां पे नारे लगने लगे। ठीक है, क्या हुआ, 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाला था। वहां पे पहले से ही मजदूरों की एक भीड़ इकट्ठा थी कि जैसे ही वो आएगा ये नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए कुछ पारसीज और यूरोपियंस वहां पर खड़े थे, उनके साथ मजदूरों की झड़प हो गई। यानी पारसीज और यूरोपियंस ये सारे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में खड़े हैं और मजदूर उसके खिलाफ खड़े हैं, तो दोनों में तो झड़प होगी ही। तो जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में अपना कदम रखता है, प्रिंस ऑफ वेल्स गो बैक, प्रिंस ऑफ वेल्स वापस जाओ के नारे लगने लगे और पारसीज और यूरोपियंस के साथ मजदूरों की झड़प हो गई। और इसमें हर तरह के मजदूर थे, चाहे आप रेलवे के मजदूर ले लो, चाहे आप ड्राइवर्स को ले लो, चाहे आप जूट मिल के लेबर्स को ले लो, हर तरह के मजदूर थे। हर तरह के मजदूर अपने अपने स्तर पर योगदान कर रहा था उस वक्त। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपके क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इस पॉइंट को तो आपको जरूर से बताना ही बताना है। ठीक है, उसके बाद ये सब हो रहा था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का
स्वागत नहीं किया गया, बल्कि उसका स्वागत करने के लिए जो आए थे उनके साथ मजदूरों की झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। अब क्या होता है कि ये जो वाइसरॉय था चेम्सफोर्ड, अब इसका टाइम खत्म हो रहा था, ठीक है, यानी इसके बाद अब कोई दूसरा वाइसरॉय आने वाला था। तो चेम्सफोर्ड जैसे ही रिटायर्ड हुआ, ठीक है, वापस उसका जब टर्म खत्म हुआ, तो यहाँ का जो वाइसरॉय था वो बन गया रेडिंग। रेडिंग उसका नाम था, वाइसरॉय नया रेडिंग। ये वाइसरॉय रहा 1921 से लेकर 1926 तक। और आपको पता ही होगा 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन आ गए थे, जिनके साथ गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, ठीक है ना, आपको पता ही होगा ये सब। तो 1921 से 1926 तक रेडिंग भारत के वाइसरॉय बने। अब रेडिंग जैसे ही भारत के वाइसरॉय रहे तो वो देख रहे थे कि मजदूरों के साथ यहाँ के लोगों की झड़प हो रही है, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे ये लोग हमला कर रहे हैं, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उस वक्त चल ही रहा था। ज्यादातर लीडर्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया था एक्सेप्ट गांधी जी। गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, ठीक है, तो सारे लीडर्स गिरफ्तार पहले से थे। गांधी जी गिरफ्तार इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना था, ठीक है, उन्होंने अहिंसा यानी नॉन वायलेंट होते हुए सब कुछ वो कर रहे थे। तो 1921 में जब वाइसरॉय रेडिंग यहाँ का वाइसरॉय बना, मतलब रेडिंग यहाँ का वाइसरॉय बना, तो उसने इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया कि आप लाठीचार्ज करो, जरूरत पड़े तो गोली भी मार दो, इतना मारो कि ये प्रोटेस्ट जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मुझे शांति चाहिए, ठीक है। तो रेडिंग के इस रवैये ने क्या हुआ, देखिए, अभी मैंने आपको बताया 17 नवंबर 1921 का। अब फाइनल डे, ठीक है, फाइनल डे में आते हैं। सबसे बड़ा दिन वो क्या होता है, 5 फरवरी 1922 में बात है, ठीक है। 17 नवंबर 1921 का मैंने बात किया, नवंबर का महीना तो 1921, और ये सब झड़प चली रहेगी। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, वहां के जिला है गोरखपुर। और गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। जब लॉर्ड रेडिंग ने ये आदेश दिया, ये हुक्म दिया कि ये जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट जो हो रहा है हमारे खिलाफ यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसको कुचलने के लिए तुम लाठीचार्ज करो, गोली मारो, कुछ भी करो, लेकिन इस प्रोटेस्ट को खत्म करो जल्द से जल्द। और सारे नेता, मैंने कहा था गांधी जी को छोड़कर सारे गिरफ्तार पहले से ही थे। गोरखपुर में चौरी चौरा में मजदूर, या यूं कह ले कि इंडियंस, मजदूर नहीं, सब अपने अपने स्तर पर, मैंने कहा ना, यहाँ पे मजदूर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ मजदूर ही वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं, अपने अपने स्तर पर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। वो तो आपका सिलेबस ऐसा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ लेबर के हिसाब से कोशिश सभी कर रहे थे, सभी अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर ही रहे थे, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो। तो चौरी चौरा में 5 फरवरी को क्या होता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियंस, और पुलिस वाले ने इसको दबाने के लिए फायरिंग की। फायरिंग में कुछ लोग मरे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो वहां के जो इंडियंस थे उन्होंने पुलिस थाने को ही आग लगा दिया, और पुलिस थाने समेत 22 ऑफिसर्स मारे गए, यानी 22 या 23 बताया जाता है, डेटा हर किताब में अलग अलग होता है। तो 22 या 23 जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए उसमें। और ये जाहिर सा बात है, ये नॉन वायलेंट तो था नहीं, ये एक्ट वायलेंट एक्ट था। तो वायलेंट एक्ट जब इसकी खबर जैसे ही मिली गांधी जी को, तो उन्होंने तुरंत 12 फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, खत्म कर दिया। कहा कि मैं अहिंसा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हूं, अगर ये लोग हिंसा में नहीं विश्वास, अगर ये लोग अहिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते तो मैं भी इनका साथ नहीं दे सकता। अगर इनको हिंसा करनी है तो ये अपने करे, मैं इनके साथ नहीं हूं, ठीक है। ये साफ साफ कह दिया। 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेजी सरकार को टाइम नहीं लगा ये सारा जो प्रोटेस्ट है इसको खत्म करने में, क्योंकि गांधी जी की वजह से ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। और जब गांधी जी ने ही इसे वापस ले लिया तो फिर इसका क्या मतलब, उसके बाद तो उसे खत्म करने में मिनट नहीं लगा, कुछ टाइम ही नहीं लगा खत्म करने में, ठीक है। तो ये था हमारा लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद मजदूरों का जो प्रोटेस्ट था वो लगभग चल रहा था, लेकिन वो बहुत धीमा पड़ गया था। उसके बाद ये एकदम से इसका जो ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखा, ये दिखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उन्होंने ये बहुत हद तक दब दिया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब लगभग 8 साल बाद
जब नॉन कॉर्पोरेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च किया गया 6 अप्रैल 1930 को, उसका बैकग्राउंड पहले से बनने लगा था कि बैकग्राउंड तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है। तो 8 साल बाद जब वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू हुआ, चालू हुआ, मतलब गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।